अब हम शुरू करते हैं मेन हमारा टॉपिक एंजाइम काइनेटिक्स। और एंजाइम काइनेटिक्स में हम शुरुआत करेंगे माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। और हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो मेनली मोनो सबस्ट्रेट रिएक्शन पर बेस्ड रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली इसी पर बेस्ड होते हैं। अब हम शुरू करते हैं माइकलिस मेंटेन एंजाइम काइनेटिक्स। तो माइकलिस मेंटेन एंजाइम काइनेटिक्स जो है वो हम पढ़ रहे हैं मोनो सबस्ट्रेट रिएक्शन के लिए। तो एक मोनो सबस्ट्रेट रिएक्शन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले। माइकलिस और मेंटेन जो है ये दो अलग अलग साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने दोनों ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था, इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था। उसी आधार पर हम इस जो है माइकलिस मेंटेन एंजाइम काइनेटिक्स बोल रहे हैं। मोनो सबस्ट्रेट रिएक्शन है, मतलब एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और ये एंजाइम अलग हो जाता है और ये बना देता है प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन है पूरी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मोस्ट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो हमने रिवर्सिबल का साइन लगाया है। K1 जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है और K-1 जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। इसी तरह से K2 फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है और K-2 जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। या मैं ये कह सकता हूँ कि K1 और K-2 ये दोनों जो हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए रेट कांस्टेंट है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि K2 और K-1 ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन के लिए रेट कांस्टेंट है। भाई K1 फॉरवर्ड के लिए मतलब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, K-2 बैकवर्ड के लिए मतलब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो K1 और K-2 ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए रेट कांस्टेंट है और K2 और K-1 ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन के लिए रेट कांस्टेंट हैं। हर चीज़ साथ साथ लिखते हुए चलना। अब हम पूरा जो प्रोसेस है उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं कि जो हम रिएक्शन लिखने वाले हैं उस रिएक्शन का डेरिवेशन कैसे हुआ है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें ये नहीं लिखना है कि भाई माइकलिस मेंटेन जो एंजाइम काइनेटिक्स की जो रिएक्शन है उसको डेराइव करो, पूरा सविस्तार व्याख्या करो, ये हमारे नहीं आने वाला है। हमारे तो डायरेक्ट रिएक्शन क्या है उससे हमें मतलब है, रिएक्शन कैसे आई है उससे हमें इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। तो हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट माइकलिस मेंटेन एंजाइम काइनेटिक्स का जो आउटपुट है उसके ऊपर अपन बात करना शुरू करते हैं बेसिकली। तो माइकलिस मेंटेन एंजाइम काइनेटिक्स जो है इसका आउटपुट है माइकलिस मेंटेन रिएक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आउटपुट ऑफ माइकलिस मेंटेन एंजाइम काइनेटिक्स इज a reaction which is known as Michaelis-Menten reaction. Output of Michaelis-Menten enzyme kinetics is a reaction which is known as Michaelis-Menten reaction. Next point लिखना, this reaction is derived on the basis of following assumptions. This reaction is derived on the basis of following 3 assumptions. एज्यूम करना, एजम्पशन का मतलब क्या हुआ, एज्यूम करना है किसी चीज़ को। मतलब माइकलिस मेंटेन की कुछ कंडीशंस थी, उन्होंने उन कंडीशंस को फॉलो किया, उनको माना। तो उनको मानने पर जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट का जो आउटपुट था वही माइकलिस मेंटेन एंजाइम काइनेटिक्स की रिएक्शन है। तो 3 एजम्पशंस ऑफ माइकलिस मेंटेन एंजाइम काइनेटिक्स जो है ये क्या है। तो पहली एजम्पशन ये है कि इन्होंने जो है एंजाइम की कंसंट्रेशन को सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की तुलना में बहुत कम लिया। या मैं यह कह सकता हूँ कि
substrate concentration should be much higher. Substrate concentration should be much higher, MUCH, much higher than enzyme concentration, so that at any time enzyme substrate complex formed will shows very less percentage of substrate. सबस्ट्रेट का जितना भी अवेलेबल सबस्ट्रेट है उसका बहुत ही कम अमाउंट वाला जो पार्ट है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर पाएगा। तो एक एजम्पशन इनकी क्या थी, ये सिंपल सी एजम्पशन है। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन शुड बी मच हायर देन एंजाइम कंसंट्रेशन। इसको मैं शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूँ। दूसरी एजम्पशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स should be equal to breakdown of enzyme substrate complex, या मैं इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकता हूँ कि enzyme substrate complex should remain at steady state. Concentration of enzyme substrate complex should remain at steady state, एक constant rate पर बनी रहे। तो इसी कारण से इसको स्टेडी स्टेट एजम्पशन भी कहा जाता है। ये जो तीनों एजम्पशंस हैं, इन कई बार क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिलेटेड टू स्टेडी स्टेट एजम्पशन, तो ये तीनों कंडीशन है जो स्टेडी स्टेट एजम्पशन से रिलेटेड हैं। तीसरी एजम्पशन है रिएक्शन वेलोसिटी शुड बी कैलकुलेटेड एज द रिएक्शन स्टार्ट। रिएक्शन वेलोसिटी शुड बी कैलकुलेटेड एज द रिएक्शन स्टार्ट, मतलब रिएक्शन हमने जिस टाइम पर रिएक्टेंट डाले हैं और एंजाइम डाला है उसी टाइम पर रिएक्शन वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हमें शुरू करना है। और अगर मैं बात करता हूं कि तो अगर ये तीन एजम्पशन में फॉलो करता हूं तो इस रिएक्शन में क्या चेंज होगा, तो नीचे एक लाइन डालकर लिखना ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री एजम्पशंस, ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री एजम्पशंस। और फिर यही रिएक्शन वापस से लिखनी है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज करना है हमें, और वो चेंज जो है वो चेंज होगा ये वाला। वो चेंज जो है वो चेंज होगा ये। वो चेंज होगा ये वाला। क्यों? क्योंकि हमने रिएक्शन कब कैलकुलेट करी है वेलोसिटी, जब रिएक्शन शुरू ही हुई है। तो जिस टाइम रिएक्शन शुरू ही हुई है उस टाइम पर प्रोडक्ट से बैकवर्ड रिएक्शन वापस से चलना शुरू नहीं होती है। प्रोडक्ट बनना शुरू ही हुआ है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन अभी नहीं चल रही है। यहाँ पर प्रोडक्ट से बैकवर्ड रिएक्शन वापस नहीं चल रही है। तो अगर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं चल रही है तो ये जो -K2 वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है ये माइकलिस मेंटेन के 3 एजम्पशन पर बेस्ड हमने ये रिएक्शन वापस से दोबारा लिखी है, मोनोसब्स्ट्रेट रिएक्शन। अगर मैं माइकलिस मेंटेन के 3 एजम्पशंस को फॉलो करता हूँ तो ये वाली जो रिएक्शन है ये रिएक्शन मेरी आएगी। इसको वापस से रीड्रॉ करने के बाद उसके नीचे एक लाइन और लिखनी है। मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ पर, 3 एजम्पशंस जो हमने लिखी थी वो। ये रिएक्शन रीड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर वापस से एक बार कुछ और चीज़ लिख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रेट कांस्टेंट है, इन रेट कांस्टेंट के आधार पर माइकलिस मेंटेन ने एक कांस्टेंट बनाया जिसे माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएक्शन माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। It is a constant of association upon dissociation, और एसोसिएशन के कांस्टेंट कौन से हैं? एसोसिएशन रेट कांस्टेंट अपॉन डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट। एसोसिएशन किसका? ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रेट कांस्टेंट एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट। तो K-2 जो है ये एसोसिएशन का है, लेकिन ये नेग्लिजिबल है तो मैंने इसको हटा दिया है।
तो सिर्फ K1 को ही मैंने लिखा है, K1 अपॉन K2 माइनस K-1। तो ये जो इक्वेशन है ये एक कांस्टेंट को बता रही है। सभी रेट कांस्टेंट को मिलाकर एक कांस्टेंट बनाया गया है, उस कांस्टेंट को कहा गया है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, Km, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट Km कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। अब हम फाइनल आउटपुट लिख रहे हैं कि वो जो 3 एजम्पशंस थी उन 3 एजम्पशंस के बेस पर एक डेरिवेशन किया गया पूरा, और उस डेरिवेशन का लास्ट आउटपुट क्या था वो हम लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। तो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन जो है वो क्या है, वो है V0 इक्वल्स टू Vm या V मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, V0 इनिशियल वेलोसिटी। अभी हम लिख लेंगे इसको, V0 इक्वल्स टू Vm डॉट S अपॉन Km प्लस S। ये इक्वेशन बनी है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कहलाती है, ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। और इस माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में यहाँ पर V0 क्या है, तो V0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी Vm को मैं V मैक्स भी लिख सकता हूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, V0 या V नॉट। तो V नॉट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, V मैक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड S इक्वल्स टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंड Km इक्वल्स टू माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो ये यहाँ पर जो डाटा है वो हमने लिख लिए हैं। अब हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ आउटपुट जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के बारे में और आगे बात करना शुरू करूँ, इससे पहले स्टार मार्क करके एक पॉइंट हम लिख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो पॉइंट क्या है, अगर मैं इस रिएक्शन को देखता हूँ तो इस रिएक्शन में यहाँ पर जो ये फाइनल स्टेप है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हट ही गया है बेसिकली। अगर मैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैंने जो एजम्पशन लिए हैं, मैंने जो कंडीशन ली है, उन कंडीशन के आधार पर सिर्फ इतनी ही इक्वेशन जो है वो बचेगी अब मेरे पास। तो इस इक्वेशन के आधार पर अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट क्या होगी, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है K2 पर। रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इन इक्वेशन को कोई ना कोई नंबर देते जाना। जो पहले हमने वो इक्वेशन लिखी थी इस तरह से, उसको नंबर दे देना 1, और फिर हमने जो बाद में दोबारा ये वाला इक्वेशन लिखी है इसको नंबर दे देना 2। ये जो माइकलिस मेंटेन वाली इक्वेशन लिखी है इसको नंबर दे देना 3। फिर यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाकर एक फैक्ट लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन नंबर 2 rate of product formation is mainly depend on K2. Rate of product formation is mainly depend on K2. So K2 is also known as, K2 is also known as, K2 is also known as, इस known as को मैं बार बार जो है शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, नोन एज। ध्यान रखना मैं बार बार ये इस तरह से लिखता रहूंगा। तो K2 इज ऑल्सो नोन एज K कैट, K2 इज ऑल्सो नोन एज K कैट और K कैटालिसिस और टर्न ओवर नंबर। K2 जो है उसको K कैट या K कैटालिसिस या टर्नओवर नंबर भी कहा जाता है। K2 जो है उसको K कैट या टर्नओवर नंबर भी कहा जाता है। और इसी डेरिवेशन के आधार पर एक रिलेशन और निकला था। वो रिलेशन भी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना मैं डेराइव नहीं कर रहा हूँ उन चीज़ों को।
वी मैक्स इक्वल्स टू ई टी के कैट, या फिर मैं कह सकता हूँ कि के कैट इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन ई टी। ई टी क्या है? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। के कैट क्या है? टर्नओवर नंबर। वी मैक्स क्या है? मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी। के कैट जो है वो मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही, इनको भी कोई ना कोई नंबर जरूर दे देना। और ये बॉक्स हम करते हैं बंद। अब हम आते हैं वापस से, ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट, ये के कैट के बारे में या टर्नओवर नंबर के बारे में ये बॉक्स में अलग से हम बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं वापस हमारे माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पर, और माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में कुछ छेड़खानी करते हैं, कुछ कंडीशन लेते हैं, और उन कंडीशन से जो रिजल्ट आते हैं उन रिजल्ट के बारे में अपन बात करना शुरू करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लेता हूँ, केस 1। मैंने एक कंडीशन ली है। नेक्स्ट कंडीशन केस 1, इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी 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 लो देन Km। Km जो है उस Km की वैल्यू से बहुत 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 कम है अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ पर मैं कहूँ कि Km जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की तुलना में नेग्लिजिबल है, तो जो नेग्लिजिबल है उसको मैं 0 मान सकता हूँ। तो अगर मैं इसको 0 मान लूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी लेस देन Km, और आई कैन से Km इज नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 V0 इक्वल्स टू Vm डॉट मतलब मल्टीप्लाई डॉट S अपॉन S, ये हो जाएगा। सॉरी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लेस देन Km, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने कि Km की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो Km की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको नेग्लिजिबल मान सकता हूँ, तो मैं इसको नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। तो नेग्लिजिबल मान लूँगा तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 रिएक्शन क्या बनेगी? V0 इक्वल्स टू Vm अपॉन Km डॉट S, और V मैक्स किसी भी रिएक्शन के लिए जब तक कि मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करता हूँ तब तक मैक्सिमम वेलोसिटी एक कांस्टेंट है। और ये मैं लाइन जो बोल रहा हूँ हर लाइन पे ध्यान देना, मैंने कहा कि जब तक मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता हूँ तब तक V मैक्स जो है वो कांस्टेंट है, मैक्सिमम वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? उस टाइम पर रिएक्शन वेलोसिटी जब सारे के सारे सबस्ट्रेट जो है जब सारी की सारी एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाती है, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो एक कांस्टेंट है जब तक हमारा एंजाइम चेंज नहीं हो रहा है, और Km की वैल्यू जो है Km भी एक कांस्टेंट है। तो दोनों अगर कांस्टेंट है तो मतलब Vm अपॉन Km भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और जब मैं कोई कांस्टेंट हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, मतलब V0 इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसका मतलब जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होती है तो रिएक्शन वेलोसिटी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इट मीन्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिख लेना ये लाइन, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना केस 2, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत 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 ज़्यादा है, मतलब सबस्ट्रेट जब एक्सेस में है, तो उस कंडीशन में सबस्ट्रेट अगर बहुत ज़्यादा है तो मैं Km को नेग्लिजिबल मान लूँ, और अगर मैंने Km को नेग्लिजिबल मान लिया तो सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगी और V0 इक्वल्स टू Vm हो जाएगा। इसका मतलब V0 Vm हो गया, इसका मतलब Vm क्या है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। इसका मतलब जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है या सबस्ट्रेट जब एक्सेस में है तो वेलोसिटी पर इसका इफेक्ट पड़ना बंद हो गया है। इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट मीन्स एट हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एट लोअर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर ये इनिशियली जीरो ऑर्डर है और फाइनली फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ केस 1 और केस 2 के अकॉर्डिंग, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर मैं
केस 1 और केस 2 के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करता हूँ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के पैरामीटर को लेकर। यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो मैं x ले रहा हूँ और वेलोसिटी जो है इनिशियल उसको मैं ले रहा हूँ y एक्सिस पर। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, सबस्ट्रेट में बढ़ाता जा रहा हूँ और इनिशियल वेलोसिटी जो है मैं लेता जा रहा हूँ। तो उस कंडीशन में जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ इस तरह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो है v मैक्स, और मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर क्या हुआ, ग्राफ सीधी लाइन हो गया, पैरेलल हो गया x एक्सिस के। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और उससे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक जो है इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है, और इसका मतलब ये हुआ कि जब सबस्ट्रेट से सैचुरेशन हो गया उसके बाद ग्राफ और वेलोसिटी और आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसी आधार पर इस ग्राफ के आधार पर माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स जो है इसको सैचुरेशन काइनेटिक्स भी कहा जाता है। मतलब जब सबस्ट्रेट से सैचुरेट हो जाता है एंजाइम उसके बाद फर्क पड़ना बंद हो जाता है रिएक्शन की वेलोसिटी पर। अब यहाँ पर ये ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद अब हेडिंग डालते हैं केस थर्ड। तो जो केस थर्ड है उस केस थर्ड में मैंने क्या कंडीशन ली है, उस केस थर्ड में मैंने कंडीशन ली है इफ v0 इक्वल्स टू वी मैक्स, यानी कि अगर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ है, मतलब vm/2 मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ है अगर वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो मैं यहाँ पर v0 की जगह vmax/2 रख देता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रख दिया vmax/2, बाकी चीज़ें वो की वही हैं, vmax में चेंज हुआ नहीं। अब यहाँ पर देखो कि ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये vmax से vmax कैंसिल आउट हो सकता है। km प्लस एस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं अगर ऊपर लेके आऊँगा तो ये vmax के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये km प्लस एस ऊपर आ गया। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर लेके जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रिएक्शन मैंने बैलेंस करी। अब ये प्लस एस है और यहाँ पर 2s है, अगर यहाँ पर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 2s माइनस s, तो रिएक्शन क्या बच जाएगी km इक्वल्स टू s। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू आ गई। तो इस आधार पर मैं एक डेफिनेशन लिख सकता हूं। तो वो डेफिनेशन क्या है वो लिखना, km इक्वल्स टू दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इस केस थर्ड के आधार पर km इक्वल्स टू दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विच इज km equals to that substrate concentration which is required to achieve half HALF, which is required to achieve half of V max. Km is equal to that substrate concentration which is required to achieve half of Vmax. इसका अर्थ ये हुआ कि Km जो है वो उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर है जो मैक्सिमम वेलोसिटी के आधी वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी के 50% वेलोसिटी को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होती है, उसे हम Km कह सकते हैं। तो ये एक तरह से मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई है Km की, जो कि हमने वैल्यूज़ के आधार पर निकाली है। और वो जो थी, जो माइकलिस मेंटेन ने बताया था एसोसिएशन अपॉन डिसोसिएशन, वो प्रैक्टिकल डेफिनेशन थी। हमारे बेसिकली ये मैथमेटिकल जो वैल्यू है यही हमारे काम आने वाली है, ठीक है। तो वो थ्योरेटिकल थी और ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है Km की, कि Km उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर है जो कि Vmax के हाफ वेलोसिटी को प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। Km इज इक्वल टू दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव हाफ ऑफ Vmax, उसे कहा जाता है Km। तो इस Km के आधार पर मैं एक और जो है स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि जो एफिनिटी है, नेक्स्ट एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं इसके आधार पर। क्या लिख सकते हैं कि एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट,
is inversely proportional to Km. Affinity for a particle substrate is inversely proportional to Km. ये मैं कह सकता हूँ। किस आधार, क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि खुद सोचो कि दो सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट जो है वो ज़्यादा एफिनिटी शो करता है और दूसरा सबस्ट्रेट कम एफिनिटी शो करता है, दोनों ही प्रेजेंट हैं। अब एंजाइम किसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा? तो सिंपल सी बात है, जिसके लिए एफिनिटी ज़्यादा है वो कम कंसंट्रेशन होने पर भी एंजाइम के साथ फटाफट बाउंड हो जाएगा, और जो कम कंसंट्रेशन होने पर भी जल्दी बाउंड हो जाएगा वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक भी जल्दी पहुंचेगा। तो उसी आधार पर हमने कहा है कि भाई अगर Km कम है किसी सबस्ट्रेट के लिए, तो Km कम होने का मतलब क्या होगा? उसको मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंचने के लिए कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर Km ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंचने के लिए ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इस तरह से दो ग्राफ बना दूँ, मान लो ये बनाना नहीं है, रेड वाला अभी बनाना नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन समझाने के लिए बना रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर कोई दूसरे सबस्ट्रेट के लिए मैंने Km निकाली, तो मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों की सेम है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है दोनों की सेम है, लेकिन ये रेड वाला जो सबस्ट्रेट है इसकी Km है ज़्यादा और जो ब्लैक वाला है इसकी Km कम। इसका मतलब रेड वाले को मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंचने के लिए ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए, जबकि ब्लैक वाले को मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंचने के लिए कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ब्लैक वाला है इसकी एफिनिटी जो है एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए वो ज़्यादा है, और एफिनिटी ज़्यादा है इसलिए ये अगर थोड़ी अमाउंट में भी है तो भी फटाफट जाकर एक्टिव साइट पर चिपक जाता है और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है। जबकि ये जो दूसरा वाला है रेड वाला, इसकी जो एफिनिटी है एक्टिव साइट के लिए वो कम है, और जब एफिनिटी कम होती है तो हमें ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एफिनिटी जो है इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, एफिनिटी कम है तो इसको ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी है Vmax के हाफ तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब एफिनिटी अगर कम है तो Km क्या हो गया? ज़्यादा। जबकि ब्लैक वाला जो है इसकी एंजाइम के लिए एफिनिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये कम कंसंट्रेशन पर भी Vmax के हाफ तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। एफिनिटी कम तो Km ज़्यादा, एफिनिटी ज़्यादा तो Km कम। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन जो है ये Km में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम इसी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के कुछ वेरिएशन हैं अलग अलग तरह के, उनके बारे में बात करेंगे, और एंजाइम इनहिबिशन से रिलेटेड जो काइनेटिक्स है उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। थैंक यू।